Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमने CSIR नेट जून 2022 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ग्रुप थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी, जो थ्योरी वाला पोर्शन था, वो हमने कल अपलोड किया था, पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया था उसमें। आज टर्न है क्वेश्चंस वाली वीडियो की, ठीक है। अब ना आपके पास दो तरीके हो सकते हैं इसको हैंडल करने के। एक तो आपको लगे कि छोड़ो कौन जाएगा टेस्ट देने के लिए, टेस्ट नहीं दे रहे, डायरेक्टली सोल्यूशन देख लेते हैं जो इस वीडियो में है। क्वेश्चन भी है, मैम ने सॉल्व भी करवाए हैं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, चलो ठीक है, हमें क्वेश्चन दिखा, हमने देखा, हमने पूरी अप्रोच देख ली, सॉल्यूशन देख लिया, आ गया हमें समझ में। एक तो ये होता है। दूसरी वाली अप्रोच जो कि आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आप पहले जाएंगे जे केमिस्ट्री वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट है www.jchemistry.online। वहाँ पे जाके ना जो ये 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए हैं, इनको टेस्ट की फॉर्म में अपलोड किया गया है और पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका CSIR नेट एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप पहले से रेडी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू ये होता है, हमें इतना टाइम मिल रहा है, टाइमर हमारे यहाँ पे चलने वाला है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने पहले कभी टेस्ट दिया ही ना हो, डायरेक्टली आप एग्जाम देने चले गए, वहाँ पे समझ नहीं आ रहा इंटरफेस कैसा है, ठीक है। तो जो इंटरफेस है, कैसा सिस्टम होता है, स्क्रीन पे कैसे क्या दिखता है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। कैसे हम क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, जिनको अटेम्प्ट करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू में डालते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, वेबसाइट पर जाइए। पहले जो ये 10 क्वेश्चन हैं, इनके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इससे आपको ना अपने बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ग्रुप थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ा था, फिर अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। वीडियो में हमने ये भी देखा कौन सी वाली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, कहाँ से ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी आप देखना आपके क्वेश्चन गलत होंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा कुछ और पूछ रहे हैं। हमारे ना एक सिंपल सा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं ना, उसको हम रिलेट करते हैं किसी ऐसे क्वेश्चन से जो हमने पहले कभी कहीं प्रैक्टिस के टाइम पे कर रखा होता है। और इसी वाले केस में थोड़ी सी ट्रिक डालता है एग्जामिनर और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना है, चारों ऑप्शंस अच्छे से देखने हैं। सॉल्व करने के बाद मार्क करने से पहले एक बार चारों ऑप्शन में नजर मार लेनी, उसके बाद मार्क करना है। तो जो ये वाली चीज़ें ना, सिर्फ बोलने से नहीं आती हैं। मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किया है ना अपने प्रिपरेशन वाले टाइम पे। आपका वही टाइम चल रहा है अभी, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, अप्लाई करके देखना है, ठीक है। ये वाली मिस्टेक्स आपको तभी समझ में आएंगी कि आप करते हैं जब करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको टेस्ट देना है पहले, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आएगा आपकी स्पीड कितनी है, क्या आप 10 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है। पहले आपको टेस्ट देना है। अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, मैंने जे केमिस्ट्री हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों यहाँ पर हैं, ठीक है। टाइमिंग रहेगी 9:30 AM टू 6:30 PM। आप कॉल करके पूछ सकते हैं, टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी जितनी हो पाएगी, ठीक है। आपको बस पेशेंटली इतने टाइम के बीच में 9:30 AM टू 6:30 PM आपको कॉल करनी है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए डायरेक्टली कॉल करनी है, मैसेज कमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको टेस्ट देना है। अब ना कुछ टिप्स सुनो कि टेस्ट देते टाइम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे होंगे, 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कैसे करेंगे? मेन पॉइंट क्या है, आपको सेम टेक्निक अपने एग्जाम में भी फॉलो करनी है, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। क्या करेंगे? अब देखो 10 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ आपको शायद आते होंगे, कुछ बिल्कुल नहीं आते होंगे, है ना। तो इनको अलग से हमें जल्दी से डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है। सपोज करिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही लगा कि मुझे आता तो है, पढ़ा तो मैंने है, लेकिन अभी सॉल्व होगा मुझसे नहीं होगा मुझे नहीं पता। आपने कर देना इसको मार्क फॉर रिव्यू। अभी आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है बट मुझसे सॉल्व होगा नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा, या फिर अगर ऐसा है ना कि मुझे शायद डाउट है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसा रहेगा, इसको छोड़ दो, इसको पूरा ही ब्लैंक छोड़ो, मत करो मार्क फॉर रिव्यू। आप सेकंड क्वेश्चन पे आए, आपको पक्का पता है यही आंसर होने वाला है, ऐसे सॉल्व करना, आपने सॉल्व कर दिया पूरा, ठीक है। थर्ड पे आए, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, आप कर लेंगे इसको सॉल्व, लेकिन ये लेंदी है। अगर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हो सकता है इसमें 3 से 4 मिनट लग जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आइडियली अगर देखा जाए 10 क्वेश्चन है 30 मिनट्स है, मतलब एक क्वेश्चन को 3 ही मिनट मिल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है विद इन 3 मिनट्स आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आता है लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा है, तो हो सकता है 5 से 6 मिनट लग जाए, तो इसको आप डालेंगे मार्क फॉर रिव्यू में, ठीक है। इसको आप डाल दो मार्क फॉर रिव्यू में। आप फोर्थ क्वेश्चन पे आए, आपको फिर से वैसा क्वेश्चन मिल गया कि आता तो है, पूरा मेथड भी पता है, लेकिन अगर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा स्लो हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट में, तो हो सकता है मुझे 5 से 6 मिनट लग जाए। तो ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आप लास्ट तक पहुँच ही ना पाए, तो इसको भी हम मार्क फॉर रिव्यू में डालेंगे।
मार्क फॉर रिव्यू में हम वो वाले क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं जो हमें आते हैं, हम श्योर है कि हम कर लेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, उनको हम मार्क फॉर रिव्यू में डाल रहे हैं। जिसके लिए हम श्योर है कि मैं आता है अभी कर लेंगे, उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। लेट्स से 5th क्वेश्चन आपको आता है, आपने वहीं सॉल्व कर दिया, 6th को देख के आपको समझ में आ गया नहीं होने वाला मुझसे क्वेश्चन, कितना भी टाइम लगा होने वाले नहीं है, उसको छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू में नहीं डालना। 7th आपको आता था, आपने कर लिया। 8th क्वेश्चन फिर से वही आपको लेंदी लग रहा है, आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया। लेट्स से 9th क्वेश्चन आपको आता, आपने कर लिया। 10th आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा कुछ मान लो हो गया आपके साथ। अब क्या है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, हम ना ये वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने मार्क फॉर रिव्यू में डाले हैं। तो पहले आप इनको सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। आपको बारी बारी से मार्क फॉर रिव्यू वाला कॉलम खोलना है, आपको देखेंगे क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ टाइम लगा के आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे अटेम्प्ट, है ना। अब क्या करना है, अब आपके पास देखो 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि पहले आपने जो किए हुए हैं या जो मार्क फॉर रिव्यू वाले सॉल्व के लिए जो पहले किए थे, मतलब टोटल जितने आप अपने अटेम्प्ट कर लिए, या तो आप उनको रिवाइज कर लो, या फिर जो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, ये वाले 10th, 6th और 1st, इनको आप सॉल्व करने का ट्राई कर लो। 2 ऑप्शन है, तो रिवाइज कर लो जो अटेम्प्ट किए उनको, या फिर नए क्वेश्चन जो आप श्योर है कि नहीं आते आपको, उनमें अपना टाइम लगा लो। तो मैं आपको बोलूँगी ऐसे वाले केस में ना सबसे बेस्ट क्या है, जो नहीं आ रहे ना, आप श्योर है कि नहीं आता मुझे, उस पर टाइम देने से बेटर पता है क्या है, जो आपने ये अटेम्प्ट किए हैं एक बार इनको रिवाइज कर लो, ताकि इनमें कोई मिस्टेक ना निकले, ठीक है। कि अगर मान लो कोई बाय चांस आपने सॉल्व कुछ और किया था, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ भी ऐसे मिस्टेक अगर है, ऊपर पूछा हुआ नॉट करेक्ट, अंदर करेक्ट मार्क कर दिया आपने, तो अगर ऐसी वाली मिस्टेक्स होंगी ना तो वो रिविजन में निकल जाएंगी। समझ रहे मेरी बात। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान है ना कि पहले रिवाइज करते फटाफट, क्योंकि आपने सॉल्व खुद से ही किया है ना, आपके पास सोल्यूशन है ही, अपनी रफ नोटबुक में आपके पास सोल्यूशन है ना, तो जल्दी से देख लो कि अच्छा ठीक है ऐसे सॉल्व किया था मैंने, मार्क किया हुआ, ठीक है। आप श्योर हो जाएंगे कि मेरे ये वाले क्वेश्चन पक्का ठीक है। अब अगर टाइम बचता है, अब देखो इनमें से इन तीनों को देखो अभी, और डिसाइड करो तीनों में से कौन सा आपको ज़्यादा आता है, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मतलब चांस से कर लूँगा, उस पर फिर टाइम देना स्टार्ट करो। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, चाहे एग्जाम कैसा भी हो। इससे होता है ये कि जो हमें बिल्कुल अच्छे से आते हैं वो हम पूरी स्पीड से सॉल्व करके आते हैं, फिर आके हम ये नहीं बोलेंगे कि लास्ट के 20 क्वेश्चन तुम्हें देख ही नहीं पाया यार एग्जाम में, है ना। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये वाली स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, और इसको अभी अगर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, लास्ट टाइम तक एकदम प्रो हो जाओगे। आपको पता है कि यही करना है, फाइनल एग्जाम हो कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमने करना वही है, ठीक है। तो आपको इस वाली स्ट्रेटजी से मूव करना है। इस वाले वीडियो के लिए यही स्ट्रेटजी है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाली आएगी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें कुछ और ट्राई करूँ, कुछ और टिप्स देने की, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, पहले टेस्ट देकर आना, उसके बाद ही आगे वाले जो वीडियोस में आपको सोल्यूशन मिलेंगे। अंजलि मैम आपको सॉल्व करवाएंगे आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको देखने से पहले जाके एक बार टेस्ट दे लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। हाय एवरीवन। तो हमें पता है कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी। तो उसमें हमने क्या देखा था, बेसिकली उसमें हमने ऐसे कंसेप्ट रिवाइज किए थे जो एग्जाम में रिपीटेडली हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हमारा पॉइंट ग्रुप हो गया, कैरेक्टर टेबल हो गया, आयर रमन एक्टिविटी हो गया, वाइब्रेशनल एक्टिविटी हो गया, ये सब हमसे एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था। उसके साथ हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारे डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमने देखा था। तो वहाँ पे हमने बेसिकली ये भी चीज़ें देखी थी ना कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पूरा फ्लो चार्ट था कि जिसमें अगर आपको पॉइंट ग्रुप को अप्रोच करना है, कोई एक नया मॉलिक्यूल आपको दिखता है तो आप किस तरीके से उस पॉइंट ग्रुप को अप्रोच करेंगे, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें आयर रमन एक्टिविटी पूछी जाती है तो हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे अगर हमें एक कैरेक्टर टेबल गिवन है, उतना सब कर लिया था। उसके बाद आज वाली क्लास में करेंगे हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज वाली क्लास में बेसिकली हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हमें एग्जाम में टाइम सेव करते हुए क्वेश्चंस को फटाफट से अटैम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहली बात। और जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, जो हमें आते हैं, वो से अगर कोई नई चीज़ हम देखें तो उसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इतना रहेगा आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन से। गिवन बिलो इज द कैरेक्टर टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप। द करेक्ट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर CH3Cl विल बी। तो हमें मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है, CH3Cl, पॉइंट ग्रुप ऑलरेडी गिवन है C3V, ठीक है, कैरेक्टर टेबल भी गिवन है। तो इसे कैसे करेंगे, CCl CH3, ठीक है। CH3Cl हमने इसे इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि हम इसे कंपेयर कर पाएँ अमोनिया से। अमोनिया जो हमारा होता है वो किस तरीके से होता है, ये होता है ना अमोनिया। जब भी हमें कोई नया मॉलिक्यूल दिखेगा एग्जाम में, हम उसे इस तरीके से
अपने हिसाब से लिख करके रखेंगे कि हम उसे किसी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल जो हमें अच्छे से आता है उससे कंपेयर करके कर सकें। जैसे अब आपको मान लो इसमें C3 एक्सिस लगानी है, ठीक है, अगर आपको इसमें C3 एक्सिस लगानी है तो आप समझ जाओगे कि अमोनिया में हम C3 एक्सिस कैसे लगाते हैं, दोनों का पॉइंट ग्रुप सेम है, दोनों को हमने लिखा भी सेम तरीके से है, तो हम इसमें C3 एक्सिस कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अब आप इसमें देखो हमें निकालना का है क्वेश्चन में इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हमें इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, कैरेक्टर, और ये हो गए आपके एलिमेंट्स E 2C3 एंड 3 सिग्मा V, ठीक है, E 2C3 3 सिग्मा V। अब आपको ये अप्लाई करने हैं बेसिकली इसके ऊपर, ये जो हमारा मॉलिक्यूल हमें गिवन है CH3Cl, इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। अब आप C3 एक्सिस कैसे अप्लाई कर सकते हो इस पर, इस तरीके से, ये आपकी C3 एक्सिस होगी, आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, ये H इसकी जगह आ जाएगा, ये H इसकी जगह आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना, इतना हम पहले पढ़ के आ चुके हैं C3 एक्सिस क्या होती है, C2 क्या होती है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स क्या है, H तो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं ना, इधर से इधर, इधर से इधर, H तो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने हुए, क्लोरीन और कार्बन, क्योंकि यही दो ऐसे एटम्स हैं जो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने हो गए, C3 के लिए 2, E के लिए कितने होंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, E क्या है, डू नथिंग ऑपरेशन, तो अगर आप E अप्लाई भी कर दोगे तो मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स विल बी 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स 5। अब आपको लगाना है इसमें सिग्मा V। सिग्मा V कैसे लगाओगे आप इसमें, अगर इस तरीके से एक प्लेन पास किया जाए, डिफ़िकल्ट नहीं है ये, अगर आप इसको NH3 से कंपेयर करते हुए चलोगे तो, NH3 से कंपेयर करते हुए चलोगे तो, अगर हम एक ऐसा प्लेन डालें जो क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन से पास हो, तो ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और इस वाले H, कार्बन और क्लोरीन से ये प्लेन पास हो रहा है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने होगा इसके लिए, 3 नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। अब कैरेक्टर क्या होता है, E का कैरेक्टर 3, C3 का कैरेक्टर 0 और सिग्मा V का कैरेक्टर 1। कैरेक्टर क्या है ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, और मैंने आपसे बोला भी था कि 2 3 4 ऐसे हैं कुछ जो आप याद करके रखो तो ईजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप बार बार निकालने नहीं बैठ सकते हो ना। E का क्या होगा, E का कैरेक्टर है 3, C2 का कैरेक्टर -1, C3 का कैरेक्टर 0 और सिग्मा यानी कि A to Z कोई भी प्लेन, सिग्मा V, सिग्मा D, सिग्मा H, तीनों का कैरेक्टर 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी, गामा RR, 5 3s 15, 0 एंड 3। तो ये आ गई हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। हमें करना क्या है, इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग निकालनी है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। एक तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे करेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पे A1 गिवन है आपको, ठीक है, A1 गिवन है, A2 गिवन है, E गिवन है, इसके आप करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालो Na1 Na2 करके, जो हमने किया था 1/ऑर्डर इंटू दिस, इसका कैरेक्टर इंटू दिस कैरेक्टर इंटू कोफिशिएंट। एक तो ये तरीका है, बिल्कुल सही मेथड है, कोई गलत नहीं है उसमें। अगर हमें करना हो ऑप्शंस एलिमिनेट करके तो कैसे करेंगे, 4A1 + 4A2 + E, दिस E इज कैपिटल, 4A1 + A2 + E, इसको कैसे लिखेंगे, 4A1, 4A1 का मतलब हुआ कि A1 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 4, A2 1 1 -1 एंड प्लस E 2 - 1 0, 2 - 1 0, कितना हुआ ये 7 4 3, 7 4 3, और ये क्या है 15 03, 7 4 3 15 03। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ऑप्शन ए तो सही है नहीं है। क्या करा बेसिकली हमने, जो हमें दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, उसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ ऐड कर लिया, ये किया हमने। अब ये है 4A1 + A2 + E, तो 4A1 अगेन 4A1, 4 4 4 1A2, 1A2 क्या है, A2 ही तो है, 1 1 -1 5E, 5E, 5 2 10 -5 एंड 0। अब इसको ऐड करो, 10 1 11 4 15, 4 1 5 -5 0, 4 - 1 3, तो 15 0 3 15 0 3,
ठीक है, ये आ गया हमारा, जल्दी हुआ ना थोड़ा, इसमें मिस्टेक के चांसेस भी कम है, इसमें मिस्टेक के चांसेस भी कम है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। आप बाकी सी और डी निकाल के देखेंगे तो वो भी नहीं आएगा, जैसे हम डी निकाल के देखते हैं, ठीक है, सी आप खुद से निकाल के देखिएगा, हम डी निकाल के देखते हैं। A2 1 1 -1 5E 10 -5 0। क्या कर रहे हैं हम 5E में, बेसिकली 5 का मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बस मल्टीप्लाई करके लिखा है हमने नीचे। ये हुआ 11 -4 -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू गामा आर आर, ठीक है, सी भी गामा आर आर के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉइंट ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। दिखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है, टफ सा भी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको विजुलाइज करोगे कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है, इसमें एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन बॉन्ड है और एक इन द प्लेन बॉन्ड है, और सारे लिगेंड्स सेम है, ठीक है। आपको निकालनी है इसकी पॉइंट ग्रुप क्या है। अगर एक एक्सेस यहाँ से पास कर दी जाए, जो इस आयरन कार्बोनिल इससे पास हो रहा हो, ठीक है, ये वाली एक्सेस पास कर दी जाए और इसके अलोंग करवाई जाए रोटेशन। कितनी रोटेशन, नॉट 180 डिग्री बट 120 डिग्री की रोटेशन। 120 डिग्री रोटेशन जैसे हम BCl3 में करवाते हैं ना, BCl3 में 120 डिग्री की रोटेशन कराते हैं। अभी अमोनिया वाला एग्जाम्पल किया था, उसमें भी हमने C3 एक्सेस अप्लाई करी थी। तो बेसिकली ये वाली एक्सेस कौन सी एक्सेस है, दिस इज C3 एक्सेस। जब आप इसको C3 एक्सेस के अराउंड रोटेट करोगे तो ये वाला कार्बन ऊपर चला जाएगा, ये वाला कार्बन इसकी जगह आ जाएगा, कार्बन मतलब कार्बोनाइल, ये CO इसकी जगह चला जाएगा, ये वाला CO यहाँ आ जाएगा और ये वाला CO इन द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें C3 एक्सेस प्रेजेंट है, C3 एक्सेस तो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर इसमें C3 एक्सेस प्रेजेंट है, और क्या हो सकती है, अगर हमें एक भी C2 दिख जाए तो इसमें कितनी C2 प्रेजेंट होंगी, 3 C2 प्रेजेंट होंगी। अगर एक भी C2 दिख जाए, और C2 कैसी, परपेंडिकुलर टू दिस C3, इस C3 के परपेंडिकुलर अगर कोई C2 हमें दिख जाती है तो वो, अब वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक C2 पास करो इस तरीके से, ये तो इन द प्लेन है, एक C2 आपने पास करी इस तरीके से जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है बिल्कुल, ठीक है। अगर जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अगर आपने ऐसे कोई C2 पास करी और फिर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखो क्या होगा, रोटेट वो ट्राई करते हैं। हमने क्या करा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर एक C2 पास करी है इस तरीके से और उसे 180 डिग्री रोटेट करवाया। बेसिकली ये वाले जो CO थे वो बिलो द प्लेन थे, ये अबव द प्लेन थे, तो ये तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हुई नहीं इसकी। अगर आप इसमें इस तरीके से स्लैंट एक्सेस पास करेंगे तो इसमें C2 प्रेजेंट होगी, एक C2 इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसको आप स्लैंट पास करेंगे, इसके ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से नहीं होगी। अगर आप ऐसे एक्सेस पास करेंगे कि ये वाला CO2 CO पीछे चला जाए, ये वाला CO आगे आ जाए, ठीक है, ये वाला CO इसकी जगह आ जाए, ये वाला CO इसकी जगह आ जाए, होगा अभी भी 180 डिग्री ही रोटेशन। बस थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा इसमें कि हमने इस तरीके से रोटेशन कराई है, यूँ ये वाला CO ऊपर बिलो द प्लेन चला जाएगा क्योंकि अभी अबव द प्लेन है, इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, और ये वाला CO इसकी जगह आ जाएगा बिलो द प्लेन, क्योंकि रोटेशन क्या है 180 डिग्री। जब भी हमारा रोटेशन होता है 180 डिग्री का, इसका मतलब क्या है, जो बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन आ जाएगा, जो अबव है वो बिलो चला जाएगा, ठीक है, और जो अप है वो डाउन हो जाएगा, जो डाउन है वो अप हो जाएगा, जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा। इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसमें एक C2 हमें दिख गई, इसका मतलब इसमें कितनी C2 प्रेजेंट होंगी, इसमें 3 C2 प्रेजेंट होगी। अब सिग्मा वी देखो, सिग्मा वी तो बहुत इजीली आपको दिख रहा होगा ना। इसमें अगर हम ऐसे प्लेन देखें, अगर इस तरीके से एक प्लेन पास करें जो इन तीनों कार्बोनाइल ग्रुप से पास करे, जो कार्बोनाइल लिगेंड है उससे इस तरीके से पास करता हो जाए, तो ये वाला CO इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला CO इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये CO इसको रिफ्लेक्ट करेगा। एक सिग्मा वी दिख गया, एक सिग्मा वी होगा, इसका मतलब क्या है 3 सिग्मा वी उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हमारे पास आ गए 3 सिग्मा वी, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये वाला आपने कौन सा सिग्मा वी देखा, दिस वॉज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी ये, और ये प्लेन आपने डाला है इस तरीके से, तो ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन है। तो दिस इज नॉट सिग्मा वी, दिस इज सिग्मा
एच, ठीक है। ये प्लेन कौन सा है, सिग्मा एच। तो इसमें क्या सिग्मा वी है ही नहीं है क्या, इसको देखो दोबारा से। अगर तो मैं एक इस तरीके से प्लेन पास किया जाए यहाँ पे, अगर इस तरीके से प्लेन पास किया जाए तो ये इसको एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से कितने प्लेन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, 3। तो इसमें 3 सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे। बस C3 आ गया, C2 आ गया, तो पॉइंट ग्रुप डी में से कुछ होगा। 3 सिग्मा एच प्रेजेंट है तो एच, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका पॉइंट ग्रुप होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, द सिंबल ई इन पार्ट 2 ऑफ द कैरेक्टर टेबल विल डेफिनेटली नॉट करस्पॉन्ड टू, जो सिंबल ई है आपका कैरेक्टर टेबल में, विल डेफिनेटली नॉट करस्पॉन्ड टू इन द पार्ट 2। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पार्ट 2 का बोला गया है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है पहले पता हो कि पार्ट 2 कहाँ होता है कैरेक्टर टेबल का। ये होता है पार्ट 1, ये होता है पार्ट 1, ये होता है पार्ट 2, दिस इज 3, जहाँ पे हम कैरेक्टर्स लिखते हैं 1 - 1, दिस इज 4, दिस इज 5th में हम लिखते हैं लीनियर एंड रोटेशनल एक्सिस, एंड 6 में हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो कैरेक्टर टेबल इज कंप्राइजिंग ऑफ 6 पार्ट्स, ठीक है। 6 पार्ट्स है कैरेक्टर टेबल में। हमसे क्या पूछा गया, इन द पार्ट 2, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है इसमें जो सिंबल ई है विल डेफिनेटली नॉट करस्पॉन्ड टू, डेफिनेटली नॉट करस्पॉन्ड टू। इसका मतलब अगर आपने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, पार्ट ए में क्या होता है, यहाँ लिखते हैं क्या होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, बट हमसे क्या पूछा गया है, नॉट करस्पॉन्ड टू मुलिगन सिंबल ऑफ एन आईआर। मुलिगन सिंबल कहाँ जाता है, यहाँ पे। ये तो पार्ट 3 है ना कैरेक्टर टेबल का, कैरेक्टर टेबल का ये पार्ट 3 है, ये मुलिगन सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हमसे अगर पूछा गया है विल नॉट करस्पॉन्ड टू, तो एक तो मुलिगन सिंबल को करस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, डायमेंशन ऑफ एन आईआर। डायमेंशन क्या है, यहाँ पे जो हम ई के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ई के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर 1 1 2 3, इस तरीके से कैरेक्टर्स लिखते हैं हम ई के करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे जो पार्ट 3 में लिखते हैं फिर हम मुलिगन सिंबल। तो मुलिगन सिंबल बेसिकली क्या है, जो इसके कैरेक्टर है, जो डायमेंशन है किसी पर्टिकुलर आईआर का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग या तो ए आएगा या तो बी आएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग ई आएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग टी आएगा, ठीक है। तो मुलिगन सिंबल क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, बेसिकली डायमेंशन ऑफ एन आईआर। ई के कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ एन आईआर ई रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पार्ट 3 में, नॉट इन पार्ट 2। पार्ट 2 में रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। Next question, for the improper axis of rotation S8 the number of operations will be। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में एक ट्रिक देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी SN एक्सिस होगी तो SN एक्सिस के लिए हम अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालेंगे कैसे, अगर SN है, क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, अगर तो N इवन हो, ठीक है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है अगर N ऑड हो। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी इक्वल टू n/2, और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी इक्वल टू n-1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी इक्वल टू n-1। ये आ गया आपके क्या है, S8। S8 गिवन है आपको, इसका मतलब 8 क्या है, इवन है, 2 से डिविजिबल है ना, इवन हुआ, ठीक है। 8/2 4 डिविजिबल है, ओके। अब हमें इसके लिए निकालने हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस, दैट विल बी इक्वल टू n/2, that means 4. This is the number of operation, option B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल द ऑड वन आउट। एक तो इसमें आपको ऑड वन आउट रूल करना है। सबसे पहले तो अगर आपको इन जनरली पेपर में देखने मिलेगा, आपको पहले यही समझना पड़ेगा कि हम किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको ऑड वन आउट इसमें रूल करेंगे, मतलब रूल आउट करेंगे ऑड वन जो है हमारा। अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इन जनरल अगर पेपर में आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ता है कि हम किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको करें, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, ग्रुप थ्योरी का। ऑप्शन है BCl3 एंड NO3। BCl3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस वन, एंड NO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से। NO3 में डीलोकलाइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके
प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दोनों ही आपके प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं। और BCl3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? D3H, तो NO3 का पॉइंट ग्रुप भी क्या हो जाएगा? D3H। इसका मतलब इसमें दोनों ही एग्जांपल्स हमें D3H के गिवन हैं। D3H के अगर आपको इन केस पॉइंट ग्रुप नहीं भी निकाल पा रहे, वैसे तो बहुत ख़राब बात है अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अब भी, लेकिन इन केस अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इतना कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, ट्रायंगल प्लेनर। क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ट्रायंगल प्लेनर है तो ऑब्वियसली दोनों का पॉइंट ग्रुप भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं SF4 एंड SLCl4। SF4 क्या होता है? सीसो स्ट्रक्चर होता है SF4 का इस तरीके से, और क्या है? CCl4। CCl4 कैसा होगा? जैसे CH4 होता है अपना, वैसे ही तो CCl4 होगा। देखो क्या ये दोनों सेम है? ये तो आपका टेट्राहेड्रल को बिलोंग करता है, जो हाईली सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, ये तो आपको उसको बिलोंग करता है। SF4 क्या टेट्राहेड्रल है? नहीं है ना SF4 टेट्राहेड्रल। तो ये दोनों क्या है? इन दोनों के पॉइंट ग्रुप अलग अलग होंगे, इनके डिफरेंट पॉइंट ग्रुप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक का हमारा आ गया सेम, एक का आ गया डिफरेंट पॉइंट ग्रुप। PTCl4 एंड CH4। PTCl4, PT PTCl4 क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। और जो भी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है उसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है? D4H पॉइंट ग्रुप होता है। जब आप वो करते हैं स्प्लिटिंग करवाते हैं, जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, तो आप जनरली अगर आपने कभी लिखा हो शॉर्ट फॉर्म में तो उसको कैसे लिखते हैं? OH कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर को क्या लिखते हैं? D4H। तो स्क्वायर प्लेनर ही तो है ना ये, इसकी स्प्लिटिंग इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये किस पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करेगा? D4H को। CH4 अगेन, CH4 क्या है? परफेक्ट टेट्राहेड्रल। परफेक्ट टेट्राहेड्रल, इसका मतलब इसके भी पॉइंट ग्रुप अलग हैं। इसका क्या है? D4H, और इसका क्या है? टेट्राहेड्रल। वैसे तो हम इतना ही सॉल्व करके समझ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। हमें ऑड वन आउट इसमें रूल करना था। इसमें ऑड वन आउट किस बेसिस पे होगा? कि किसके पॉइंट ग्रुप सेम है, किसके पॉइंट ग्रुप डिफरेंट है। B और C इन दोनों का पॉइंट ग्रुप डिफरेंट आ गया, इसका मतलब A ही होगा। फिर भी एक बार D वाला करके देख लेते हैं। FeH2O6 2+, दिस इज़ अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था ये वाला एग्जाम्पल, कॉपर वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था। हमने बोला था कि इसमें जॉन टेलर इलोंगेशन होता है। अगर आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि इसमें JTD लगेगा, अगर आपने इसमें इतना ध्यान नहीं दिया कि इसमें JTD लगेगा, तो आप क्या इसको कंक्लूड करके छोड़ोगे? आप इसको बोलोगे कि ये भी हमारा ऑक्टाहेड्रल है और ये भी हमारा ऑक्टाहेड्रल है। आप इसको ये कंक्लूड कर दोगे कि हमारे दोनों ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो आपका क्या होगा? A और D दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सेम। अगर आपने यहाँ तक आके कर लिया, A मार्क कर दिया, वेल एंड गुड, आप बच गए। लेकिन अगर आप D तक आ गए और आपने ये कर दिया, गलती से भी कॉपर में कंसीडर ही नहीं किया JTD, तो क्या होगा? आप उसको ऑक्टाहेड्रल मान के करोगे। ऑक्टाहेड्रल दोनों हो गए। अब करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे? हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हमारी मिस्टेक यही हो रही है कि हम कॉपर वाले को ऑक्टाहेड्रल मान के चल रहे हैं। इसमें होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और इसमें नहीं होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये D6 है, D6 है, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। और दिस इज 3+, दिस इज 3+ एंड इट इज़ D5 कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी D5 होती है इस तरीके से, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। दैट इज़ 3+, ठीक है। कॉपर H2O6 2+, ये वाला हो गया आपका। तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। वो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, वो D4H को बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ रमन एक्टिव मोड्स इन द मॉलिक्यूल PCl5 आर, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ रमन एक्टिव मोड्स आपको निकालने हैं। मॉलिक्यूल कौन सा गिवन है? PCl5। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? D3H एज गिवन कैरेक्टर टेबल के अकॉर्डिंग। हमें नंबर ऑफ एक्टिव मोड्स निकालने, कैसे निकालेंगे? पहले IR निकालनी पड़ेगी, IR के बाद हमें देखना पड़ेगा लीनियर
लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो, रोटेशनल एक्सिस के अलॉन्ग जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो, जो क्वाड्रेटिक के अलॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है वो, उसके बाद निकलेगा हमारे रमन एक्टिव मोड्स। ठीक है, तो ये इसको आप नहीं कर सकते वो वाले मेथड से जो हमने पहला शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो किया था कि हमने उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किया था। इसमें आपके उस तरीके से ऑप्शंस है ही नहीं ना, ये आपके ऑप्शंस 20 to 8 क्या कर लोगे आप इससे, इसमें आपको ड्राइव करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, सिर्फ ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता बीच में से उठा के पूछ लेंगे वो। तो अगर आपको सिर्फ फाइनल चीज़ निकालनी आती है और उन्होंने बीच में से कुछ पूछ लिया, आपको क्वेश्चन आता है, आपको टॉपिक पता है, बट आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता। तो हमेशा ट्रिक्स के ऊपर रिलाय नहीं करना होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, PCL 5 है। ठीक है, PCL 5 के लिए हमें क्या निकालनी होगी, सबसे पहले तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ड्रॉ कर लेते पहले तो PCL 5 दिखता कैसा है। P, ये 3 हमारे इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। ये एक्चुअली ये इस तरीके से होता है PCL 5। इसके लिए हमें निकालने पहले नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, उसके बाद हम निकालेंगे इसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। E2C3, 3C2, 2S3 इन 3 सिग्मा V। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्ट इस बार आपको S3 लगा करके देखनी है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्ट आपको इस बार S3 लगा करके देखनी है। S3 में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स वो देखना है। इसका डालने का मेन मोटिव यही था कि हमें S3 ऑल दो कम आती है, बट आती तो है ना, आती तो है। अगर आ गई तो हम कैसे S3 करके आएंगे, उसका मेन मोटिव डालने का इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। PCL 5 है, E अप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ अपनी प्लेस पे रहेंगे। E में तो हमेशा बिना सोचे लिख दो, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स ही अनशिफ्टेड रहेंगे। C3 एक्सेस अप्लाई करो, कहाँ से अप्लाई होगी C3 एक्सेस, C3 एक्सेस अप्लाई होगी यहाँ से, इसके अलॉन्ग लगेगी C3 एक्सेस, इस तरीके से रोटेशन होगा, है ना। तो आपके कितने मॉलिक्यूल्स अनशिफ्टेड रहेंगे, ये वाले Cl तो तीनों रोटेट करेंगे अलॉन्ग द एक्सेस, अराउंड द एक्सेस, और ये वाले हैं Cl, P एंड Cl, ये अपनी जगह पे रहेंगे। तो टोटल 3 एटम्स आपके अनशिफ्टेड हैं इसमें। 3C2, इसमें C2 कहाँ से लग रही है, आपको एलिमेंट्स पॉइंट ग्रुप पता चल गया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि C2 एक्चुअल में इसमें एग्जिस्ट कहाँ कर रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रही इसकी C2 एक्सेस। ठीक है, अब आप यहाँ से रोटेशन कराओगे, ये ऊपर जाएगा क्लोरीन, ऊपर वाला क्लोरीन नीचे आएगा, अबव द प्लेन क्लोरीन बिलो द प्लेन चला जाएगा, और बिलो द प्लेन अबव द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है ना C2 का मतलब। तो ये हो गया आपका, इसमें आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स अनशिफ्टेड रहे, ये और ये क्लोरीन। ठीक है, Cl एंड P, तो इसके आपके अनशिफ्टेड एटम्स हैं 2। 2S3, अब ये लगाना है हमें। 2S3 कैसे लगाओगे, 2S3 का मतलब क्या है कि आपको पहले रोटेशन करवानी है C3 एक्सेस के अलॉन्ग। 2S3 का मतलब क्या है, C3 और सिग्मा 2 लगाने हैं आपको कंसेक्यूटिवली, मर्जी आप कोई सा भी पहले लगा लो, आंसर हमेशा सेम होगा। सिर्फ S3 के केस में आपसे अगर मल्टीप्लाई करने आ रहा है और अगर आप ऐसे कर दो कि C3 सिग्मा को सिग्मा C3 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, S3 के केस में ये सेम होता है कि आप इंटरचेंज कर सकते हो रोटेशन, या तो रोटा रिफ्लेक्शन करो या रिफ्लेक्शन रोटेशन कर लो। अब आपने इसमें C3 तो ऑलरेडी हमें पता है कैसे लगी। C3 के जब हमने लगाई तो उसमें क्या है, 3 एटम्स अनशिफ्टेड थे, 3 एटम्स अनशिफ्टेड थे। ओके, अब उसके बाद हमने लगाया उसमें एक परपेंडिकुलर प्लेन, पर प्लेन हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। C3 जो एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन। तो इसमें देखो आप, ये है C3 एक्सेस, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, अगर ये C3 एक्सेस है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला होगा। अब कितने, अब ये वाला क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा। ये वाले 3 क्लोरीन ऑलरेडी हम मूव करवा चुके जब हमने C3 लगाई, बचे थे सिर्फ ये वाले 2 क्लोरीन और एक फॉस्फोरस। अब हमने प्लेन भी लगा दिया, प्लेन लगाने के बाद ये वाले क्लोरीन ने अपनी जगह बदल ली, जो पहले जो अपनी अनशिफ्टेड थे वो अब शिफ्ट हो गए। तो अब हमारे पास सिर्फ एक फॉस्फोरस ऐसा एटम बचता है इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो C3 और सिग्मा लगाने के बाद भी अपनी ही प्लेस पर है। ठीक है, C3 और सिग्मा लगाने के बाद भी अपनी ही प्लेस पर है। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स 1। अब आपको लगाना है 3 सिग्मा V, 3 सिग्मा V, दैट मीन्स ऐसा प्लेन जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन कराओ।
कौन सा होगा ऐसा प्लेन जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करा हुआ होगा? ये वाला, यही थी ना हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अलॉन्ग हमने प्लेन डाला, तो ये वाले इस तरीके से नहीं डलेगा ये वाला प्लेन, ओके, ये वाला प्लेन डलेगा ऐसे, जो एक क्लोरीन से पास हो रहा होगा, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये P है, ऊपर Cl, नीचे Cl, प्रिंसिपल एक्सिस तो ध्यान है ना हमने कहाँ से पास करी थी। अब हमें इसमें डालना है प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ थी, अब हम इसमें कैसा प्लेन डालें, इस तरीके से अगर हम प्लेन डालें, थोड़ा सा ट्राई करना ना इमेजिन करने का इसको, ये वाले Cl से, ये वाले Cl से और ये वाले Cl से प्लेन पास कर रहा है और इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जो आपकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये आपकी C3 एक्सिस है, ये 2 Cl है, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे और एक Cl इस तरफ, आपने पास किया है ऐसे प्लेन, तो ये वाला Cl इस Cl को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये वाला Cl इस Cl को रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि आपने प्लेन ऐसे पास किया है। आया थोड़ा समझ में? तो इसमें आपके अनशिफ्टेड आइटम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 अनशिफ्टेड आइटम्स हो गए। आप कोई और सिग्मा वी भी डालोगे तब भी आपके अनशिफ्टेड आइटम्स कितने रहेंगे? आपके अनशिफ्टेड आइटम्स रहेंगे 4, ठीक है, ये हुआ 4। अब लिखो इसके कैरेक्टर, C3 का कैरेक्टर 0, C2 का कैरेक्टर -1, S3 का कैरेक्टर क्या होता है 2 cos थीटा -1, 2 cos 120 -1। अब cos 120 की वैल्यू क्या होगी? इसको लिखो cos 120 को cos 90 + 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब साइन ये जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, sin 30 इज़ 1/2, तो ये हो गया -1/2, ये हो गया 2 × -1/2 -1, दिस इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। 2 cos थीटा की वैल्यू आपने रखी 120, क्योंकि आप क्या करवा रहे हो S3 एक्सिस का मतलब क्या हुआ आपका, थीटा विल बी इक्वल टू 360 अपॉन में 3, दैट विल बी इक्वल टू 120, ठीक है। तो आपकी थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। जब आप उसको कैरेक्टर हमने याद किया था ना 2 cos θ -1, तो 2 cos θ -1 किसका कैरेक्टर था? S3 का। वहाँ से आप S3 का कैरेक्टर निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू -2, ठीक है। सिग्मा वी का कैरेक्टर कितना होता है? सिग्मा वी का कैरेक्टर 1। ये तो यूनिवर्सल टाइप है कि सारे जो प्लेन्स हैं हमारे उसका कैरेक्टर कितना होगा 1। 6 3 18 0 -2 -2 एंड 4, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गई 18 0 इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आप गामा RR लिखोगे इसमें, दैट विल बी इक्वल टू 18। C3 के अलॉन्ग कौन सी थी इसमें से? गामा RR, ठीक है। C3 के अलॉन्ग कौन सी होगी इसमें जिसका -1 होगा? ये वाली, ठीक है। और इसमें है C3 के अलॉन्ग, सॉरी 0 होता है ना कैरेक्टर, इरेज कर दिया मैंने। ये जो है 0 कैरेक्टर है, तो C3 के करस्पॉन्डिंग 18, C3 के करस्पॉन्डिंग 0, C2 का कैरेक्टर -1, तो इसके करस्पॉन्डिंग -2। अच्छा, एक सिग्मा H बचा आपका, सिग्मा H बचा, इसका भी कर लेंगे। S3 के लिए -2 और इसके लिए 4। एक सिग्मा H बचता है। सिग्मा H के लिए कैसे करेंगे? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। सिग्मा H क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लेन, द प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। निकालो इसको। फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड क्लोरीन। प्रिंसिपल एक्सिस थी ये, तो हमारा इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? ये वाला प्लेन, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस थी ये, इसके परपेंडिकुलर हमारा कौन सा प्लेन होगा? ये वाला, ठीक है। इसमें हमारे कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहेंगे? 1 2 3 4 एटम्स अनशिफ्टेड रहे इसमें। अगर हम इसका 4 जो NU ऐसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4। और सिग्मा के लिए कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 4 1s 4, ठीक है, 4 1s 4। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा H के लिए दिस विल बी इक्वल टू 4। ये हो गई आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब आपका होता है एक और काम शुरू, दैट इज डिराइविंग द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन।
इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको लॉग मेथड से ही जाना पड़ेगा। आप निकालोगे NA1 1/D3H, ऑर्डर क्या होगा 4 × 3, 4n होता है ना, 4n होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर होगा हमारा 4 × 3 यानी कि 12, 1/12। 18 A1 डैश को देखिएगा, A1 डैश 18 × 1 18, ये तो 0 है, -2 3 1 -6 4 1 3 12 -2 1 2 -4 4 1 3 12, ठीक है। ये आया -2 इन 1 2 -4 4 3 12 4 3 12 -2 1 6 -6, ये ठीक है, ओके। ये आएगा आपका NA1 डैश की वैल्यू। NA1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 - 6 12 24 36 कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ओके। इसमें यहाँ पे 3 सिग्मा H नहीं है, इट इज़ सिग्मा H। सिग्मा H तो कभी 3 हो ही नहीं सकते ना, सिग्मा H तो हमेशा 1 होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 4। ये जो 12 लिखा है ना, ये 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपका 18 - 6 12 दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। A1 डैश के लिए आप निकाल लेंगे तो 2 आएगा। सिग्मा H के आगे 3 नहीं होगा, ठीक है, सिग्मा H के आगे 3 नहीं होगा, सिग्मा H तो हमेशा 1 ही होता है ना, सिग्मा H ऑलवेज फॉर्म्स अ डिफरेंट क्लास, तो सिग्मा H के आगे ये 3 नहीं आएगा, ठीक है। आप NA2 डैश निकालो। अब A1 के करस्पॉन्डिंग क्या आया था 2, अब आप NA2 डैश निकालो 1/12, ओके, दिस वॉज 18 × 1 18 + 0 -2 -1 + 3 + 6 4 × 1 + 4 2 -2 × 1 × 2 -4 -12, ठीक है, -4 -12, इससे ये कैंसिल, 18 + 6 18 + 6 कितना होगा 18 + 6, इसको आप सॉल्व करो, NA2 डैश की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, NA2 डैश की वैल्यू आएगी 1, 18 + 6 इज 24 24 - 12 12/12 1, तो A2 के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया 1। ऐसे ही जब आप आगे के सॉल्व कर लोगे, जब आप आगे के सॉल्व करोगे, E डैश के लिए सिमिलरली आप सॉल्व करोगे, A1 डैश के लिए सॉल्व करोगे, A2 डबल डैश के लिए सॉल्व करोगे और E डबल डैश, इन चारों के लिए सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 0 3 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे हमने अब तक सॉल्व करा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, 2 1 4 0 3 2, ठीक है। तो अब आप इसको करो, ये क्या आ गई आपकी गामा RR, आप कैसे लिख सकते हो, जो इसकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, दैट विल बी इक्वल टू 2A1 डैश + A2 डैश + 4E डैश + 0A1 डैश, A1 डबल डैश 0 हो गया वो, 3A2 डबल डैश + 2E डबल डैश, ये हो गई आपकी IR। आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रमन एक्टिव मोड्स। इसका मतलब आप क्या निकालोगे, अब सबसे पहले ट्रांसलेशनल कैसे निकालेंगे, XYZ के करस्पॉन्डिंग। देखो इसमें कहाँ है XYZ, A1 डैश में है XYZ नहीं है, A2 डैश में नहीं है, E डैश में XY, ओके। तो अगर हम इसमें लिखें अब ट्रांसलेशनल, अगर हम इसमें लिखें ट्रांसलेशनल, सबसे पहला हमारा मोड आया था E डैश, नॉट E1 डैश, E डैश, ठीक है, E डैश आया था। अगेन A1 डबल डैश में तो कुछ भी नहीं है और A2 डबल डैश में Z आ रहा है, तो ये हो गए हमारे ट्रांसलेशनल मोड्स। इसके बाद हमें निकालने हैं इसके वाइब्रेशनल मोड्स, सॉरी नॉट वाइब्रेशनल, रोटेशनल। वाइब्रेशन तो सबसे लास्ट में निकालेंगे। अब आप निकालो इसके रोटेशनल मोड्स। इसके रोटेशनल मोड्स निकालो, RX RY RZ के अलॉन्ग। कहाँ पे है RX, इस पे है RZ, A2 डबल डैश, A2 डैश, और एक इस पे है E डबल डैश में है RX RY E डबल डैश। अब आप निकालो इसके वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे। वाइब्रेशनल मोड्स विल बी इक्वल टू टोटल माइनस रोटेशनल प्लस
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितना हुआ, A2 डैश प्लस E डैश प्लस A2 डबल डैश प्लस E डबल डैश। इसको माइनस कर दो आप इसमें से, 2A1 डैश, इसमें तो कोई टर्म है ही नहीं है A1 की, तो 2A1 डैश प्लस A2 डैश 0 माइनस कर दिया ना, A2 डैश माइनस A2 डैश 0, 4E डैश माइनस E डैश प्लस 3E डैश, ठीक है, 3A2 डबल डैश माइनस A2 डबल डैश, 2A2 डबल डैश 2E डबल डैश माइनस E डबल डैश, ये होगा E डबल डैश के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे हमारे वाइब्रेशनल मोड्स, 2A1 डैश प्लस 3E डैश प्लस 2A2 डबल डैश प्लस E डबल डैश। इसके बाद हम क्या करते थे, अगर हमें वाइब्रेशनल मोड्स निकालने हैं, सॉरी वाइब्रेशन आ गए, अब आपको निकालने हैं रमन एक्टिव मोड्स। रमन एक्टिव मोड्स कैसे निकालोगे, जिसमें भी आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है क्वाड्रेटिक फंक्शन, x² प्लस y² कॉमा z², ये A1 डैश को बिलोंग कर रहा है। और किस में क्वाड्रेटिक फंक्शन, E डैश के करस्पॉन्डिंग ये वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके, और xz yz ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके करस्पॉन्डिंग है E डबल डैश के। तो अगर मुझे लिखने हैं रमन एक्टिव मोड्स, अगर रमन एक्टिव मोड्स लिखने हैं दैट विल बी इक्वल टू, निकालो अब आप A1 डैश का कॉफिशिएंट नहीं भूलना है, ठीक है, A1 डैश। इसके बाद है E डैश, 3E डैश प्लस में 3E डैश, और A2 डबल डैश में कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्लस E डबल डैश में आपका XZ और YZ है, ठीक है, प्लस E डबल डैश। अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ रमन एक्टिव मोड्स, वो कैसे निकालोगे, 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1 नहीं ना, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसमें हम क्या काउंट करते हैं, 2 × 1, A1 डैश के करस्पॉन्डिंग 1, क्योंकि A किससे आता है, A आता है उससे जिसकी डायमेंशन 1 हो, E किससे आता है जिसकी डायमेंशन 2 हो, 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 + 6 + 2 10, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, द ऑब्जर्व्ड IR स्पेक्ट्रम फॉर एनी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल AB5 ट्रायंगल बाय पिरामिडल एग्जिबिट्स 2 बैंड, 2 बैंड्स आपको दे रखे हैं IR में, ठीक है, IR में आपको 2 बैंड्स दे रखे हैं, 536 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 285 सेंटीमीटर इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन आया था नेट में, या तो इस साल आया था या इससे पिछली बार जो नेट हुआ था उसमें आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका कौन सा कंसेप्ट मिक्स होगा पता है आपको, इसमें कौन सा कंसेप्ट मिक्स होगा, कॉमन मोड जो हमने इससे पहले बात की थी ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में, उस टाइप का कुछ आएगा इसमें, ठीक है। वाइल द रमन एक्टिव मोड्स आपको दे रखे हैं, उसके बैंड की पोजीशन वेव नंबर क्या है, 480 सेंटीमीटर इनवर्स, 285 1090 सेंटीमीटर इनवर्स। द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू E डैश शुड बी, ये क्या है, इसमें आपको पहले पता, जो भी इससे पहले क्वेश्चन किया है वो भी क्या था, PCl5 मॉलिक्यूल क्या था, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, पॉइंट ग्रुप भी सेम होगा, ना, D3H ही होगा इसका पॉइंट ग्रुप, ट्रायंगल बाय पिरामिडल है, इसकी जो RR आएगी वो भी सेम आएगी, जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो भी सेम आएगी, जो IR रमन एक्टिव मोड्स होंगे वो भी सेम आएंगे, ठीक है। इसका मतलब वो वाला क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन है ना 6 और 7 के लिए, वो वाला इससे रिलेटेड है। आपको इसमें D3H की कैरेक्टर टेबल यहाँ से यूज़ करनी थी, यहाँ से आपने रमन एक्टिव मोड्स ऑलरेडी निकाले हुए थे। IR एक्टिव मोड्स कौन से आए थे इसके, IR एक्टिव मोड्स आए थे इसके 3E डैश प्लस A2 डबल डैश, और वाइब्रेशन क्या आए थे 2A1 डैश। वाइब्रेशन आपने कैसे निकाला था, यहाँ से माइनस करके निकाला था ना 2A1 डैश से, अच्छा रब हो गया वो 2A1 डैश, और इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा था हमारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, ओके। अगर आप यहाँ से वाइब्रेशन निकाल रहे थे वो आ रहा था आपका 2A1 डैश प्लस E डैश, तो A2 डैश तो है नहीं, A2 डैश 0 हो गया, 4E डैश माइनस E डैश, 3E डैश प्लस 3A2 डबल डैश माइनस A2 डबल डैश, 2A2 डबल डैश
2E डबल डैश माइनस E डबल डैश प्लस E डबल डैश। ये आपके थे वाइब्रेशन मोड्स, ये आपके थे रमन मोड्स। अगर आप यहीं से IR मोड्स निकालना चाहो वाइब्रेशन में से, तो IR मोड्स कौन से होंगे इसके लिए, जो हमारे लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लीनियर फंक्शन किस में है, सिर्फ E डैश में है और A2 डैश में है। सिर्फ E डैश में है आपका लीनियर फंक्शन और A2 डबल डैश में है लीनियर फंक्शन, और किसी में तो लीनियर फंक्शन है नहीं है। तो ये आ गया आपका E डैश। E डैश के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3E डैश प्लस Z A2 डबल डैश, तो 2A2 डबल डैश। ठीक है, इन दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वाइब्रेशन IR और रमन एक्टिव मोड्स, यही तो हमें दे रखे हैं। इसको एक बार लिख लेते हैं, 2A1 डैश प्लस 3E डैश प्लस E डबल डैश। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालो तो ये आ रहे थे 2A1 डैश प्लस E डैश 3E डैश प्लस E डबल डैश, यही था ना शायद। ठीक है, 2A1 डैश प्लस 3E डैश प्लस E डबल डैश, और इसका IR आ रहा था 3E डैश प्लस 2A2 डबल डैश। IR इसका आ रहा था 3E डैश प्लस 2A2 डबल डैश। अब देखो, अब आपसे क्या गिवन है, IR की फ्रिक्वेंसीज गिवन है और रमन की फ्रिक्वेंसीज गिवन है। आपको क्या पूछा है, E डैश के करस्पॉन्डिंग क्या है फ्रीक्वेंसी, E डैश की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कह लो, वेव नंबर कह लो। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे ना, तो हमें ये समझ में आएगा कि हम वेव नंबर बोले फ्रीक्वेंसी बोले, वो दोनों रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल में चलती हैं। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो 3E डैश 2A2 डबल डैश 2A1 डैश प्लस 3E डैश प्लस E डबल डैश। अब हमें इसमें बताना है कि E डैश के करस्पॉन्डिंग कौन सी, तो ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रीक्वेंसी सिर्फ E डैश है, सिर्फ E डैश ही है जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, सिर्फ E डैश ही तो इन दोनों में कॉमन है, IR और रमन में। तो जो भी फ्रीक्वेंसी इन दोनों में कॉमन होगी, वही फ्रीक्वेंसी किसको करस्पॉन्ड करेगी, E डैश को। हम सब तो असाइन नहीं कर पाएंगे कि A1 डैश कौन सी है या फिर E डबल डैश कौन सी है, लेकिन हम इतना तो बता सकते हैं ना कि जो फ्रीक्वेंसी दोनों में कॉमन होगी, जो फ्रीक्वेंसी दोनों में कॉमन होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग मोड भी तो दोनों में कॉमन होगा। तो E डैश जो है वो दोनों में कॉमन है, तो E डैश की करस्पॉन्डिंग कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, जो दोनों IR और रमन उन दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, तो E डैश इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 285। ठीक है, 285 कॉमन फ्रीक्वेंसी है, तो 285 के जो E डैश है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी 285। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्री स्पीशीज ऑफ द ऑर्बिटल दिस psi A माइनस psi B NO2 मॉलिक्यूल विल बी। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि psi A माइनस psi B हमें गिवन है NO2 मॉलिक्यूल का, और ये दोनों हमें गिवन है, तो इसमें कौन सा होगा, psi A माइनस psi 2। psi A माइनस psi B मतलब कि आपकी जो एक ऑर्बिटल है वो अगर प्लस में है तो दूसरी ऑर्बिटल का करस्पॉन्डिंग लोब माइनस में होगा। ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल का लोब प्लस में है तो दूसरी ऑर्बिटल का करस्पॉन्डिंग लोब माइनस में होगा। अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को बोल रहे हैं psi A इसका फंक्शन है और इसका फंक्शन बोल रहे हैं psi B, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अगर हम इसको लिखना चाहें ये होगा psi A प्लस psi B। तो अगर आपको दोनों मोड्स गिवन है, तो आपको दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ये गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे psi A माइनस psi B के बारे में पूछा गया तो इन दोनों में से एक्चुअल में psi A माइनस psi B है कौन सा। तो ये वाला जो मोड है ये है आपका psi A माइनस psi B। इसको हटा देते हैं। हमसे पूछा क्या है, द सिमेट्री स्पीशीज ऑफ द ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल की सिमेट्री स्पीशीज कैसे निकालेंगे। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स गिवन है, जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स गिवन है उनको अप्लाई करना है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करना है। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स, E, C2Z, सिग्मा V एंड सिग्मा V1। ठीक है, सिग्मा V1। अब आप कैसे करोगे, E तो कर लोगे। ठीक है, अगर हमने E अप्लाई किया तो E का मतलब क्या हुआ कि हमारा मॉलिक्यूल में कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ जैसा था वैसा रहेगा। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं 1, मतलब इन शॉर्ट प्लस लिखते हैं हम इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 1, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इन केस अगर हमारे मॉलिक्यूल में चेंज होता, अगर हमारे मॉलिक्यूल में चेंज होता तो हम उसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं -1, कि मतलब उस पर्टिकुलर सिमेट्री जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एंटी सिमेट्रिक है। इन शॉर्ट, अगर हम कोई आएगा भी आगे कि अगर हमारा कोई सिमेट्री एलिमेंट लगाने के बाद अगर हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन या स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग रहेगा -1। ठीक है, तो अगर हम C2Z अप्लाई करें, C2Z कहाँ से लगेगी,
C2Z लगेगी ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला प्लस लोब घूम के नीचे आ जाएगा, ये वाला माइनस लोब इधर घूम के ऊपर चला जाएगा, इसका प्लस लोब इसके प्लस लोब की जगह आ जाएगा, इसका नेगेटिव लोब इसके नेगेटिव लोब की जगह आ जाएगा। हमें क्या मिलेगी? इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? सिमेट्रिक। अब देखो सिग्मा वी, सिग्मा वी पहले तो ये देखो मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन कौन सा है? 1 है ये, इसके करस्पॉन्डिंग 1 आया, ये -1 इसके करस्पॉन्डिंग 2, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, -1 के करस्पॉन्डिंग 2, 1 2 हम किसके करस्पॉन्डिंग लगाते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन के करस्पॉन्डिंग, और ये हमें इसके सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सिग्मा वी हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है, यानी कि जो सारे एटम से पास करेगा वो वाला प्लेन होता है मॉलिक्यूलर प्लेन। पास करवाओ इस तरीके से, जो नाइट्रोजन को भी कंटेन करे, ऑक्सीजन को भी। तो ये वाली जो नेगेटिव लोब है इसको रिफ्लेक्ट कर रही है प्लस वाली लोब, और इस वाली नेगेटिव लोब को रिफ्लेक्ट कर रही है माइनस वाली लोब। तो यानी कि ये प्लेन के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? एसिमेट्रिक। तो इसमें क्या आ जाएगा? -1। अगर ये माइनस माइनस होता, प्लस प्लस होता, इस तरीके से अगर कुछ होता, वैसे p ऑर्बिटल्स है, होगा नहीं -1, लेकिन यहाँ अगर होता इनकेस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहे होते, तो हम यहाँ पे 1 लिखते, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम लिखेंगे -1। अब बचता है सिग्मा वी डैश। सिग्मा वी डैश कौन सा प्लेन होगा? आखिरी प्लेन बचा सिग्मा वी डैश। सिग्मा वी डैश होगा ये वाला प्लेन, ठीक है, जो सिर्फ इस नाइट्रोजन एटम से पास करेगा। इस प्लस के करस्पॉन्डिंग माइनस आ रहा है सामने, और इस माइनस के करस्पॉन्डिंग प्लस आ रहा है सामने। अगेन इस प्लेन से हमें क्या मिल रहा है? इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग भी जो है हमारी ये वाला जो हमें मॉलिक्यूल गिवन है साई ए माइनस साई बी, क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी आएगा -1, और ये भी है आपका -1, 1 1 -1 -1, 1 1 -1 -1, किसके करस्पॉन्डिंग हुआ ये? 1 1 -1 -1, A2 का करस्पॉन्डिंग। तो ये जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल जो हमें गिवन है NO2, उसकी साई ए माइनस साई बी ऑर्बिटल जो है वो A2 को बिलोंग करेंगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A2। So next question, calculate the value of A plus B plus C plus D plus E in the table given below। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये होता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। आपको GOT यूज़ करके ये जो कैरेक्टर्स मिसिंग है ना यहाँ पे E A C B D, इनको ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम यूज़ करके निकालना होता है। उसके बाद आपको इनका सम जो है वो रिपोर्ट करना है आंसर में। या तो इस जैसे अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ए और ई तो आप कैसे निकालोगे? ये ए है, ठीक है, ए है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या रही होगी? यहाँ पे 1, डायमेंशन 1 रही होगी। ई का जो कैरेक्टर होता है वो डायमेंशन होती है, और उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम मुलेकन सिंबल असाइन करते हैं, ठीक है। तो ई के करस्पॉन्डिंग क्या रही होगी? 1। इसका मतलब क्या हो गया? ई की वैल्यू हो गई 1। सिमिलरली अगर आप बात करोगे ए की अगर आप बात करोगे, ये वाला ये स्मॉल ए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? कैपिटल ए। वो भी किसके करस्पॉन्डिंग आता है? जो हमारा मुलेकन सिंबल होगा वो किसके आएगा? अगर ई की वैल्यू 1 होगी तभी हम लिखते हैं। अगर ई की वैल्यू 1 होती है, ई माने इसका डायमेंशन जो आपके ई है, एलिमेंट है, उसका जो कैरेक्टर होगा जिसको हम डायमेंशन बोलते हैं, अगर वो 1 के इक्वल होगा तब वो ए लिखा जाएगा। इसका मतलब आपकी ए और ई की वैल्यू तो आ गई 1। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें लिखिए बी सी और डी की वैल्यू। आपके पास पूरी चॉइस है, आप GOT से करो, लंबा जाएगा। अगर हम ऐसे शॉर्ट में कर सके तो इसको शॉर्ट में कैसे? अच्छा, ये वाला जो शॉर्ट है ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या, बिल्कुल ही मतलब है नहीं कि आपका लग जाएगा हर एक उसमें कैरेक्टर टेबल में। ये सिर्फ इस कैरेक्टर टेबल के लिए देखना आप, क्योंकि इस कैरेक्टर टेबल में हमारे पास क्या ऐसा प्रेजेंट है? आई, हमारे पास इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। तो इन्वर्जन सेंटर के प्रेजेंट है जो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या देते हैं? मुलेकन सिंबल। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 1 डिसाइड किया, यहाँ पे हम B C और D की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से? मुलेकन सिंबल को देख के। तो जो हमारा मुलेकन सिंबल है G G U U, किसके करस्पॉन्डिंग लगाते हैं हम? I के करस्पॉन्डिंग। जो हमारी I की वैल्यू 1 है या -1 है, अगर I की वैल्यू ऐसे देखो, अगर I की वैल्यू 1 होती है +1, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं मुलेकन सिंबल में? G। और अगर -1 होती है तो हम लिखते हैं मुलेकन सिंबल में U, ठीक है। तो आप देखो A में G लगा हुआ है, A में G है, यानी कि I की वैल्यू यहाँ क्या रही होगी? 1। B में G लगा हुआ है, B की वैल्यू क्या रही होगी? 1। D
ए में यू लगा हुआ है, यू लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या रही होगी, -1। हो गया, ख़त्म क्वेश्चन, इतना ही था। आप इसको ऐसा नहीं है कि आप जीओटी से नहीं करोगे, जीओटी से करोगे तो भी इसका आंसर यही आएगा, बट अगर हमें दिख रहा है कि हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं तो क्यों ना करें, हमें तो टाइम सेव करना है ना। अब हमसे फाइनल किसकी वैल्यू पूछी हुई है, a + b + c + d + e। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c 1, d इज़ -1 एंड e इज़ 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 3, 1 + 1 + 1, आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सिमेट्री एलिमेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू IS2Z। द सिमेट्री एलिमेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू IS2Z। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था या नहीं, जो आपका S2 होता है दैट इज इक्वल टू I, इन्वर्जन सेंटर के इक्वल होता है। कैसे, S21 अप्लाई करो, C21 किसके अलोंग कर लेते हैं, C2 को Z के अलोंग कर लेते हैं। ठीक है, C2Z सिग्मा X Y Z। ठीक है, इसको लगाओ, C2Z सिग्मा X Y यानी कि X, Y, -Z। इसके बाद हमने करवाया इसका रोटेशन किसके अलोंग, इसका रोटेशन हमने करवाया Z एक्सिस के अलोंग, -X, -Y, -Z। ये सब हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैंने x के आगे माइनस लगाया, y के आगे माइनस लगाया, z का माइनस नहीं हटाया, पर ये सब हम इससे पहले वाली उसमें जो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है कि अगर हम जो है i लगा दें x, y, z पे तो हमें यही मिल जाएगा ना वापस। तो S2 इज़ इक्विवेलेंट टू I, S2 इज़ इक्विवेलेंट टू I। S2Z जो है हमारा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा I के, तो I इंटू S2 विल बी इक्वल टू I इंटू I, दैट इज़ I स्क्वायर। I स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपने एक पॉइंट है X, Y, Z, उस पर आपने I लगाया, वो हर पॉइंट को इन्वर्ट कर देता है, -X, -Y, -Z। अब आपको इस पॉइंट पे दोबारा I लगाना है। I स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना कि आपको इस पॉइंट पे जो आपका पॉइंट निकल के आया है इस पे दोबारा I लगाना है, -X, -Y, -Z। अगेन ये पॉइंट्स को इन्वर्ट कर देगा X, Y, Z। तो हम X, Y, Z से स्टार्ट किया था और हमें X, Y, Z मिल गया। अगर हम E का मल्टीप्लाई कर दें, यूनिटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब I स्क्वायर इज़ करस्पॉन्डिंग टू या इक्विवेलेंट टू E, तो I स्क्वायर इज़ इक्वल टू E। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ख़त्म होते हैं ये वाले 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, पॉइंट ग्रुप को लेकर अपना अप्रोच पढ़ा है, कोई भी IR या रमन एक्टिव निकालने को अप्रोच पढ़ा है, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन, सिमेट्री एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, उसको लेकर जो हमारा अप्रोच है वो पढ़ा है। तो आई होप का आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हमने अप्लाई भी करना सीख लिया कि अगर हमारे पास नया मॉलिक्यूल है, नए तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे कैसे डील करना है, उसको किस तरीके से हमें देखना है, नेगेटिव नहीं करवाना है, वो वाली एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है। हैप्पी लर्निंग।